उत्तराखंड के युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश में बनाया बंधक। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस एक्टिव मोड पर। साइबर फ्रॉड कराने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत। तीसरी बार एनडीए का नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी बधाई। कहा, मोदी ऐसे पहले नेता हैं जो 1962 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे सैन्य धाम। अमर शहीदों के लिए बनाए जा रहे सैन्य धाम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्माण संबंधित दिशा निर्देश। खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी में मिलेगा 4% आरक्षण। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल कोटे के तहत प्रस्ताव तैयार कराकर भर्ती के दिए निर्देश। नैनीताल राजभवन में 19वां गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया टूर्नामेंट का शुभारंभ। देश भर के 121 गोल्फर ले रहे भाग। उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज में पानी के लिए मचा हाहाकार। मरीज और परिजन हो रहे परेशान। उप चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि जल्द ठीक कराई जाएंगी खराब मोटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने की घटना को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस इस मामले में एक्टिव मोड में आ गई। बता दें कि विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड कराने वालों के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर थाना रायवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात निवासी एजेंट ने पीड़ित और 7 युवकों को आईटी सेक्टर में काम कराने के बहाने से वैसे बैंकॉक ले गए थे। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में कुछ दिन पूर्व आया था, जिसमें रायवाला निवासी इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका बेटा जो है पहले बैंकॉक में था, उसके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे थे और बाकी उनको नौकरी के नाम से ले गया गया और वहाँ म्यांमार बॉर्डर पर उनको बंधक बनाया। चूँकि जो प्राथमिक जानकारी जो ली उसमें 7 से 8 बच्चे जो है उत्तराखंड के बताए जा रहे थे, बाकी अन्य प्रांतों से बच्चे हैं। चूँकि मैटर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि इसमें मुकदमा तो दर्ज किया जाए, साथ ही साथ समन्वय बना के जो भी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय बना के उनको रेस्क्यू करने का प्लान तैयार किया जाए। तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वो कहीं बंधक बना के रखे गए हैं म्यांमार के बॉर्डर पर कहीं भी हमारी एजेंसीज हैं उनसे समन्वय स्थापित किया गया और आगे भविष्य में पूरी कोशिश है कि उनको सकुशल वहाँ से भारत वापस लाया जाए। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसे 3 दिन बीत भी चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक खुशी मनाते नजर आ रही है। उनका कहना है कि पिछले 2 बार के चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं, जिससे कांग्रेस अपनी वापसी के तौर पर मान रही है। वहीं से लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि देश ने जिस प्रकार से कांग्रेस को मतदान किया वो ये दर्शाता है कि लोग अब भाजपा सरकार से मुंह मोड़ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रति जो माहौल बना, जो इसने जो प्यार जनता ने पूरे देश में दिया, पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में निराशाजनक जो है परिणाम रहे। पर उसके बावजूद भी अगर हम देखें, अगर मैं 5 लोकसभा के विषय पर अगर आपसे बात करूं तो अगर आप देखेंगे पिछली बार 2019 के मार्जिन में और 2024 के मार्जिन में जमीन आसमान का अंतर जो है जनता ने लाने का काम किया है। हाँ, बहुत ही चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं राजनीति को उस तरफ इशारा भी कर रही है। और चिंता का विषय इसलिए है कि जिस प्रदेश में अंकिता भंडारी, हेमा, पिंकी, किरण नेगी, उत्तर काशी की 4 अनुसूचित जाति बेटियों के जो है मामले थे, जिस प्रदेश में यूके एसएससी, यूके ट्रिपल एसएससी जैसे गंभीर मामले थे। नैनीताल राजभवन में 19वां गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया।
नैनीताल के राजभवन में 7 जून से 9 जून तक चलने वाले इन गोल्फ टूर्नामेंट में देश भर के 121 गोल्फर भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने प्रतियोगिता में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। नैनीताल गोल्फ कोर्स में खेले जाने वाली टूर्नामेंट का मकसद गोल्फ को बढ़ावा देना है ताकि नई पीढ़ी गोल्फ के प्रति आकर्षित हो सके। गोल्फ की इस गेम में प्राकृतिक के इस सुंदर जगह में और इतनी सुंदर नैनीताल की जगह के अंदर में एक यूथफुल एक्टिविटी शुरू करने आए। पूरे विश्व को, पूरे भारत को निमंत्रण देना चाहता हूं, इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए इस सुंदर देवभूमि उत्तराखंड और इतने सुंदर जगह नैनीताल और उसके जो गोल्फ कोर्स है इसमें आकर खेल का, प्राकृतिक का और एक यूथफुलनेस का लुत्फ लीजिए। मेरे ख्याल से अपने देश के बहुत से जो सुंदर कोर्स है उनमें से एक है और वाकई में बड़ा खूबसूरत कोर्स है। टफ है, चैलेंजिंग है क्योंकि काफ़ी पहाड़ या ऊपर नीचे बॉल जाती रहती है आपकी, तो आपको थोड़ा प्लान करके इस कोर्स में खेलना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा ताकत लगाएंगे या ज़्यादा जोर से मारने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छा नहीं खेल पाएंगे। तो बड़ा संतुलन आके धैर्य के साथ और इस तरीके से इस कोर्स में खेलना चाहिए, लेकिन बहुत सुंदर कोर्स है। बीजेपी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए शेयर बाजार घोटाले के आरोप को लेकर पलटवार किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उबर नहीं पाए हैं। अब वे बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में पहली बार मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को पार कर गया है। उन्होंने शेयर बाजार में कथित घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की राहुल गांधी की मांग को निराधार कहा। राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मोदी को तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि मोदी जी ऐसे पहले नेता हैं जो कि 1962 के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड से भी लगातार तीसरी सभी 5 सीटें भाजपा नहीं जीती हैं, तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि पूर्व की भांति इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1 या 2 सांसदों को मंत्री बनाकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे माननीय मोदी जी को एनडीए का नेता चुना जा रहा है। उनके लिए बधाई है उनको। और 1962 के बाद पहली बार मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे उत्तराखंड से तीसरी बार हम लगातार 500 सीटें, यानी 5 ही सीटें, 500 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में यानी मोदी जी के लिए समर्पित की हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से, चूंकि हर बार ही उत्तराखंड से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है, उम्मीद तो हम यहाँ से भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विषय स्पष्ट होगा तो
हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से किसी एक या हम तो कहें 2 मंत्रियों को मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को तो मंत्री पद मिलना चाहिए। उत्तराखंड के दिनेशपुर में आम पार्टी जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन अपनी पार्टी को बहुमत तक नहीं हुए दिला पाए। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जबकि राहुल गांधी 2 स्थानों से 2.5 लाख के ऊपर वोटों से जीते हैं। 400 पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार नहीं कहे, मोदी सरकार कहे तो ज्यादा अच्छा है। तो जनता ने जो है जो मैंडेट दिया वो कहीं उससे नीचे चला गया और बहुमत तक मोदी जी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी की और बीजेपी की हार हुई है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने देहरादून के एक निजी होटल में खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खाद्य कारोबारियों के साथ साथ खाद्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर आयुक्त ताजबा सिंह जग्गी ने शिरकत की। अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ में प्रयोग होने वाले कलर किस तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी भविष्य में भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे पेंडेमिक, फूड पेंडेमिक आने वाला है। अगर हमें अभी इसे अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे। हरिद्वार में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दरअसल कुछ महीने पहले सराय गांव के युवक युवती ने कोर्ट मैरिज की थी और इसे लेकर लड़की पक्ष के लोग नाराज चल रहे थे। शुक्रवार को लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के परिवार के साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ भी की। इस पर लड़के का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मैं रोड पे से आ रहा था, आते वक्त गाली दे रहा तेरी माँ बहन की। मैंने कहा माँ बहन की गालियाँ दे, तो फिर सारे लिपट के आ गए। औजार पता नहीं बना रखे जुगाड़ू तरीके से, दोनों औजारों से डंडे से मुझे बहुत मारा कमरे में। किसी ने बचाने की कोई पूरा मोहल्ला देख रहा था, कोई भी बीच में नहीं आया और छत पे जाते ईंट सब मारे। जब ये दरवाजे पे सब लोग इकट्ठे होके मेरे बच्चों को गालियाँ देने लगे, उन्होंने कहा मेरी क्या गलती है। जब ये घेर के उन्होंने असले बना रखे थे, छुरी चाकू और नाजायज असले ऐसे हैं धारदार, जिससे मेरे और बाहर के इन्होंने डंडे भी बुला रखे थे, जिसके कारण मेरे लड़के के 14 टाँके आए, पीठ में चोट है, उंगली घाव है, पैर की पूरी कटी हुई है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और अभी भी सर ये हॉस्पिटल के अंदर है, कह रहे भी छोड़ेंगे नहीं, बाहर में जान से मारेंगे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध कालू सैयद बाबा दरगाह में वन विभाग ने बड़े वाहनों पर रोक लगा दी है। साथ ही दरगाह की कमेटी को चेतावनी भी दी गई है कि दरगाह के आसपास आगजनी और गंदगी न करें। बता दें कि जसपुर के जंगलों में विश्व प्रसिद्ध कालू सैयद बाबा दरगाह स्थित है। यहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। जंगल में लंगर बनाए जाने के लिए आग लगवाई जाती है, जो जंगलों के लिए काफी खतरनाक है। लंगर के बाद जूठे पत्तल प्लेटों को जंगलों के बीच फेंक दिया जाता है। इसे देखते हुए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बड़े वाहनों पर रोक लगा दी है। साथ ही गंदगी और आगजनी न करने के लिए कमेटी को सख्त चेतावनी भी दी गई है। ये कालू सैयद जो मजार है काफी पुरानी एक मजार है हमारे पतरामपुर के पास। उसको पतरामपुर के पास जो मजार है उसमें क्या होता था, काफी समय से लोग श्रद्धालु उसके अंदर आते थे। बृहस्पतिवार के दिन उसमें एक बड़ा मेला भी लगता था, लेकिन इधर देखा जा रहा था कि वो मेले की आड़ में कई सारी अलग तरीके की गतिविधियां वहाँ पे होने लगी थी और एक लोगों ने उसको पिकनिक स्पॉट की तरह बना लिया था और जंगल में जा करके अलग अलग जगह पर जा करके खाना बनाना, वहाँ बैठ करके बहुत एक ग्रुप बना करके बैठना, वो इस तरह से हो रहा था। साथ में बहुत गंदगी बहुत ज्यादा हो रही थी, पॉलीथीन और ये सारे प्लास्टिक और सारे गिलास, खाने पीने के प्लेटें सब वहाँ छोड़ जा रहे थे। उसकी वजह से क्योंकि वो वन्यजीव वाहक क्षेत्र है। दून पुलिस ने चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के साथ ही एक पूर्व कर्मचारी सहित 4 को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सभी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दून एसएसपी ने बताया कि 2 जून को एक यात्री ने
चारधाम यात्रा प्रबंधन कार्यालय में एक वीडियो विकल्प दी थी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि एक अज्ञात शख्स रजिस्ट्रेशन के बदले तीर्थयात्रियों से पैसे की मांग कर रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की तो जिन आरोपियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है उन्हें हिरासत में लिया गया है। देखिए, ऋषिकेश और चारधाम यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो ऋषिकेश हमारा एक स्टॉपेज पॉइंट था जहां ऑफलाइन भी हम यहां पर ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। आज की स्थिति में देखा जाए विगत एक सप्ताह से ज़्यादा 10 दिन करीब नॉर्मल स्थिति चल रही है। यात्री सकुशल वहां जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, यातायात व्यवस्था भी ठीक है। और ऋषिकेश में जो ट्रांजिट पॉइंट था, जितने भी लोग ऑफलाइन आ रहे हैं 1,500-2 हज़ार का डेली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके उनको गंतव्य चारधाम यात्रा कराई जा रही। कहीं कोई ऐसी समस्या अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। रामनगर के तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के वन निगम के अवैध रूप से चोरी हुए पेड़ों की कटाई करवाने का मामला सामने आया। इससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ है। दरअसल वन विभाग ने वन निगम के यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी थी। इस परमिशन की आड़ में वन विभाग के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छिपे यूकेलिप्टस को बेचने का काम शुरू कर दिया। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया। टीम ने फिल्मी अंदाज में लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई की। कार्रवाई में लाखों रुपयों की यूकेलिप्टस से भरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। ये जो वन निगम की लॉट नंबर 85 और 91 चल रही थी, इस पे बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ से लकड़ी की यूकेलिप्टस है, वहाँ से उसमें से चोरी हो रही है। तो उसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत थी कि किसी भी तरह से ये चोरी ना होने पाए। और इसी कड़ी में एक दिन जो है ये इनके वन निगम के लॉट से निकला हुआ माल जो है वहाँ पर पकड़ा गया और उस पर जो 112 गिल्टे पकड़े गए हैं, उन गिल्टों को लेकर के हमने अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच की जा रही है। तो जांच की रिपोर्ट लगभग फाइनल हो गई है। और ये इसी बीच में ये भी पता चला था कि उनकी लॉट से लगी हुई लॉट में जो है अवैध पातन कुछ हुआ है। तो उस अवैध पातन को वन निगम की जिम्मेदारी मानते हुए उनके ऊपर पीडी भी लगा दी गई। धारचूला के आदि कैलाश यात्रा मार्ग से सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां श्रद्धालुओं से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लंबे समय से राज्य में सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे प्रदेश के समस्त कुशल खिलाड़ियों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में सेवा करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 4% का आरक्षण लागू कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए ये बेहद खुशी की बात है कि वह लंबे समय से सरकारी नौकरी में 4% खेल कोटा लागू करने की मांग उठाते आ रहे हैं, जिसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस शासनादेश को राज्यपाल महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं देहरादून में 2 दिवसीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जूडो, वुशु, कराटे, पेंचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में जनपद की 9 टीमें, IRB की 5 टीमें और SDRF की 1 टीम के 175 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया है। ये जो है 23वां हमारा उत्तराखंड का जनपदी और प्रांत वाहिनियों का ये टूर्नामेंट था, जिसमें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और पंचक खेला और इतने प्रतियोगिता के इसमें खेले गए। ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है, जिसमें कुल 173 हमारे प्रतियोगियों के द्वारा भाग लिया गया, जिसमें 9 जिले और 6 बटालियन के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारे खिलाड़ी यहाँ से मेडल जीत के जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने जो है उत्तराखंड। और इस समय प्रदेश में भीषण गर्मी चल रही है, लेकिन जल्दी मानसून के आगमन की स्थितियां बन रही हैं। इस मामले को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने कहा कि राज्य में आमतौर पर मानसून 20 से 25 जून के बीच आता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल केरल पहुंचने के बाद मानसून की गति सामान्य बनी हुई है, जिससे राज्य में समय पर आने की संभावना है। लू के साथ उमस में आमजन को बेहाल कर दिया है। अलबत्ता राज्य में मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हमारी वो 20 से लेकर 25 के बीच में होता है जून में।
तो अभी जो सामान्य है उसकी गति है उसी से वो चल रहा है और सामान्य उस पर ही जो करीब करीब केरला में वो आया था। तो यही लग रहा है कि यहाँ पे जो 20 के बाद ही जो है जो मानसून की एक्टिविटी की शुरुआत जो है वो मिलनी चाहिए। जल्दी मानसून की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते कल हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 113 बाढ़ चौकियों को दुरुस्त करने और 15 जून से पहले सभी लानों की सफाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि जल्द व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं ताकि किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से निपटा जा सके। माननीय मंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले आप सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें, चाहे नहरों की सफाई हो और नालों की सफाई हो। लास्ट ईयर जो दिक्कत हुई थी इस बार दोबारा ना आए। वैसे भी हम लोगों ने अपने जनपद में जितने भी नाले हैं और नगरीय क्षेत्र में जितने नाले पड़ते हैं उनकी सफाई 15 दिन पहले से शुरू कर दी है। बैठक थी, इसके अंदर जो है हमने भगत सिंह चौक के लिए और एक हड़वा नाले के लिए जो है एक विस्तृत योजना बनाई है और भी जहाँ जहाँ पानी रुकता है उस पानी की निकासी के लिए इसमें पूरा चिंतन किया गया। पूरी योजना जो हम बना रहे हैं, पैसा सैंक्शन करेंगे और जो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम हमने प्रारंभ कर दिया है, नालियों को हम खोल रहे हैं ताकि जल भराव न हो और लोगों को जो है मानसून से निजात मिल सके। श्रीनगर बेस अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्डियक कैथ लैब और स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर लेबोरेटरी का निरीक्षण भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोनों महत्वपूर्ण यूनिट जनता की सेवा में जल्द समर्पित होगी। आगे उन्होंने कहा कि जनता को लगातार बेस अस्पताल में बेहतर चिकित्सीय सेवाएं मिलती रहेंगी। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के अमर शहीदों को समर्पित बनाए जा रहे सैन्य धाम पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जो धाम के निर्माण संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम भी उन्होंने किया। वैसे तो इस धाम के निर्माण की अवधि 2025 तक रखी गई थी, लेकिन मंत्री गणेश जोशी के अनुसार यह धाम 2.5 से 3 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हाथों सैन्य धाम का लोकार्पण कर जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया है। मानसून सत्र से पहले गौला नदी के भू कटाव क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बरसात के समय होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा ने गौला नदी का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और बरसात से पहले गौला नदी के भू कटाव प्रभावित क्षेत्रों में चैनलाइज करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आसपास की कॉलोनियों में भी नियमित रूप से सफाई के दिशा निर्देश दिए हैं। वाला है और गौला और जो यहाँ पे अन्य नदी नाले हैं इससे काफी नुकसान भी होता है, जल भराव की समस्या भी होती है और गौला के तीव्र प्रभाव में कई क्षेत्र का हिस्सा भूमि कटाव की जद में भी आता है। इसी के दृष्टिगत आज बिंदु खत्तर क्षेत्र के अलावा नगर क्षेत्र में भी कुछ नाले इत्यादि देखे गए हैं और उनकी सफाई नगर निगम द्वारा की भी जा रही है और जो नगर क्षेत्र के हैं उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उसकी निरंतर सफाई करते रहें और बरसात में किसी भी तरह जल भराव की समस्या इस नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।